सियासी संग्राम अभी अपने शबाब पर भी नहीं पहुंचा है कि सियासी खेमाबंदी शुरू हो गई है। घर बदलने और नए रहबर चुनने का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी में सपा से अपना सियासी किस्मत चमकाने वाली जयाप्रदा ने अब बीजेपी के साथ नया सियासी सफर शुरू किया है। उधर अमेठी में भी राहुल को सियासी झटका मिला है। क्या है पूरी खबर आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि महागठबंधन ने कैसी की है सियासी जुगलबंदी के साथ में मंच पर उतरेंगे त्रिमूर्ति, और साथ में गाजीपुर का सियासी मिजाज भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं महाभारत का ये सफर। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं और अभिनेताओं का दल बदल या फिर राजनीति में एंट्री का दौर जारी है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा अब बीजेपी में शामिल हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जयाप्रदा को आजम खान के खिलाफ रामपुर से पार्टी का टिकट मिल सकता है। जयाप्रदा रामपुर लोकसभा सीट से 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी हैं। जयाप्रदा अपने 2.5 दशक के राजनीतिक करियर में कई पार्टी बदल चुकी हैं। जया के पार्टी ज्वाइन करने से इसे मुस्लिम बहुल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी को उम्मीदवार मिल गया है, जो यहां पर सपा बसपा गठबंधन के अलावा कांग्रेस को भी कड़ी चुनौती दे सकती है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका जीवन का यह अहम पल है और वह जी जान लगाएंगी, पार्टी के लिए काम करेंगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद जयाप्रदा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, और क्या कुछ कहा जयाप्रदा ने, आइए आपको दिखाते हैं। सांसद जयाप्रदा हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ज्वाइन की है। क्या हम संभावित बीजेपी उम्मीदवार रामपुर से हम बात कर रहे हैं? ये आप सवाल इस तरह ना करते हुए मुझे जो पार्टी अधिनेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का एक सौभाग्य मिला है। सबसे पहले मैं उनको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है इस भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करने का। दूसरी बात यह है कि मैं 5 साल से सक्रिय राजनीति में नहीं थी, तो मैं देख रही थी कि कौन सी पार्टी किस तरह लोगों के बीच में है। ये बताइए कि जयाप्रदा पहले टीडीपी में थी, फिर सपा में है, अब भाजपा में आई, तो कहीं विपक्षी दल जब आप चुनाव के मैदान में समर में उतरेंगी, दल बदलू का तो आरोप नहीं लगाएंगे? देखिए, स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से हमें राजनीति में आना हो या रहना हो तो उसके हिसाब से होता है। तो इस दल बदलू का मैं कोई मान्यता नहीं रखती हूँ। अपने राजनीति किस पार्टी से जुड़ी हुई है, उस पार्टी के लिए कितना समर्पित है, इससे वो वैल्यू बनता है। आपकी अंतिम पार्टी सपा थी, क्या वजह थी जो वहां से उधर से दूरियां उत्पन्न हो गई? देखिए, आप सब जानते हैं कि किस परिस्थितियों में हमें पार्टी से निकाला गया। वो मतलब रामपुर जीतने के बाद कुछ लोगों के इच्छा के बिना हम रामपुर जीते हैं, तो उसके वजह से हमें पार्टी से निकाल दिया था। तो मैं चाहती हूं कि वजह वही होगी, क्योंकि मैंने ऐसे कोई अनुशासन या पार्टी के खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया। एक अंतिम सवाल, राहुल और प्रियंका की एंट्री को कैसे इस प्रदेश में आप देखती हैं, कैसे इस चुनावी समर में आप देखती हैं? देखिए, ये चुनाव माहौल है और हर पार्टी अपने अपने पार्टी के लिए लगाव है, तो वो पार्टी में अपना प्रचार कर रही है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में शह और मौत का खेल शुरू हो गया है। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के प्रस्तावक रहे हाजी सुल्तान के बेटे हारून रशीद ने कांग्रेस की कैसी नींद उड़ा दी है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के सामने निर्दलीय खड़े हुए कांग्रेस नेता राजीव सोनिया के प्रस्तावक के बेटे ने कांग्रेस की उड़ाई नींद। राजीव सोनिया के करीबी थे हारून रशीद के पिता हाजी सुल्तान। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में लोकसभा चुनाव के आते ही शह और मात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस को उन्हीं के गढ़ में झटका देते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी हारून रशीद ने पार्टी से किनारा करते हुए खुद राहुल गांधी के सामने
निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस नेता हारून रशीद का अमेठी जिलाधिकारी को लिखा गया एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। हाजी हारून रशीद को सीआईएसएफ कमांडो की सुरक्षा भी मिली थी, जिसे 2015 में केंद्र सरकार ने हटा दी थी। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का कारण पूछे जाने पर हारून रशीद ने कहा, कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व लंबे समय से हमारी उपेक्षा कर रहा है और इस वजह से क्षेत्र के साथ साथ समुदाय का विकास भी नहीं हुआ। मिली भी नहीं और यहाँ विकास भी नहीं हुआ मुस्लिम क्षेत्रों में। ये लड़ाई मैं उनसे विगत 10 वर्षों से लगातार लड़ता रहा हूँ राहुल जी से, प्रियंका जी से, मैडम से, लेकिन उसको निगलेक्ट कर दिया जाता था। वहाँ जो बोलता है उसको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती। हाजी हारून रशीद के पिता हाजी सुल्तान एक समय में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के प्रस्तावक रह चुके हैं। उनके घर राजीव, सोनिया, प्रियंका और राहुल आ चुके हैं। वहीं हाजी हारून रशीद के कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने के मामले में कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि हाजी हारून रशीद उनकी पार्टी में किसी पद पर नहीं थे। इस तरह के लोग चुनाव के समय खड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हारून रशीद जी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है। चुनाव में बहुत सारे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ हेतु इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस में वर्षों तक सेवा करने के बाद भी तवज्जो न मिलने से नाराज हाजी हारून रशीद के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से कांग्रेस में हलचल है। इनका कहना है कि मुस्लिमों की उपेक्षा लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है और मुस्लिम वर्ग का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए उनको मजबूरन सामने आना पड़ा और इस क्षेत्र से चुनाव लड़कर यहां के अल्पसंख्यक समुदाय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। कहीं भी अगर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों का जिक्र होता है तो अमेठी का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है और 2014 के बाद से तो ये सीट और भी ज्यादा खास हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ है स्मृति ईरानी, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। घमासान के लिए हो जाइए तैयार, स्टार प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर। अमेठी यानी वो लोकसभा सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ या दुर्ग कहें तो कुछ गलत नहीं हो। देश के बाकी इलाकों में भले ही मोदी लहर नजर आती है, लेकिन ये लहर अमेठी पहुंचते ही कम होने लगती है। लेकिन 16 बार इस सीट पर अपना परचम लहरा चुकी कांग्रेस पार्टी की राह इस बार आसान नहीं हो, क्योंकि अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर दूसरा स्टार प्रत्याशी दम भर रहा है। हम बात 2014 में इसी सीट पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के स्टार प्रत्याशी स्मृति ईरानी की ही कर रहे हैं। 2014 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भले ही राहुल के खिलाफ हार गई हो, लेकिन पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना रिश्ता और वहां पर अपना राजनीतिक कद काफी मजबूत किया है। अमेठी में 6 मई को वोट डाले जाएंगे, जहां 17 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में इस बार दोनों स्टार प्रत्याशियों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, चुनाव 2014 का हारने के बाद दीदी स्मृति ईरानी लगातार उनकी सक्रियता बनी हुई है। अमेठी में लगभग 5 साल में 100 से ज़्यादा योजनाओं का इन्होंने यहाँ पर शुरुआत कराई है। और जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हम बूथों पर लड़ते हैं। पिछले 5 साल से लगातार हम बूथों पर डटे हुए हैं। हमारी तमाम तरह की समितियां बनी हुई हैं। पिछले कई वर्षों से गांधी परिवार अमेठी के लोगों की सेवा करता है और अमेठी में जब लोकसभा चुनाव होता है तो अमेठी के लोग गांधी परिवार के लिए चुनाव का संचालन करते हैं। तो अमेठी में चुनाव के लिए अलग से कोई रणनीति या स्ट्रेटजी नहीं होती। यहाँ के लोग गांधी परिवार और कांग्रेस का चुनाव लड़ते हैं। आमतौर पर अमेठी में एक तरफा जीतने वाली कांग्रेस की जीत का अंतर पिछली बार ही स्मृति ईरानी ने काफी कम कर दिया था। ऐसे में इस बार स्टार प्रत्याशी राहुल को स्टार प्रत्याशी स्मृति ईरानी से बराबर की चुनौती मिल सकती है। स्थानीय मुद्दों को उठाकर स्मृति ईरानी अमेठी में कमल खिलाने की कोशिश करेंगी, जिन्हें रोकना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। अमेठी लोकसभा में कुछ
5 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 4 पर भाजपा का कब्जा है तो 1 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस बार के चुनाव की बात करें तो यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 100 से अधिक कामों को लेकर वोटरों के बीच में जाएंगी, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और अमेठी सांसद राहुल गांधी भी अमेठी से छीने गए प्रोजेक्ट्स को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और भाजपा इस रणनीति में पूरी तरीके से दिख रही है कि कांग्रेस के दुर्ग में कमल खिलाकर स्मृति ईरानी को यहां से सांसद बनाकर दिल्ली भेजा जाए। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। तो यूपी की सियासत में एक दूसरे से 25 सालों तक लड़ते रहने वाले सपा और बसपा के नेता फिलहाल एक हैं। कभी एक दूसरे के विचारों और सिद्धांतों की आलोचना करने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने विरोधियों को पटखनी देने के लिए गठबंधन के जरिए तमाम गिले शिकवे मिटाकर बहुत जल्द एक साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे और विरोधियों को चौंकाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पहले दिल मिले, फिर दल मिला, उसके बाद गले मिले, फिर गठबंधन हुआ। इसके बाद सपा बसपा ने महागठबंधन से महापरिवर्तन वाला साथी नाम से साझा लोगो जारी किया, जिसमें साइकिल का पहिया भी दिख रहा है और हाथी भी दिख रहा है। और अब दोनों दल मिलकर महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी करने का मन बना रहे हैं। देखिए, ये तो बड़े नेताओं को इसमें एडिशन लेना है, दोनों बड़े नेताओं को, लेकिन ये मैं बता दूं कि इस बार जो गठबंधन है वो गरीबों के लिए लड़ने वाला है। जो हमारा समाज में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे पूरे नहीं किए, और जो वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, जिस वजह से किसानों ने आत्महत्याएं की, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, समाजवादी पार्टी इन सब को गठबंधन मिल के इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। बसपा ने इससे पूर्व कभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन गठबंधन के बहाने ही सही दोनों दल अपने सियासी विचारों को एक मंच दे सकते हैं। सूबे की सियासत को समझने वाले कहते हैं कि सपा बसपा को साझा घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। कोई भी मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पार्टी की ओर से जो जारी होता है उसका लोगों का इंतजार भी रहता है, और आमतौर पर लोग ये अपेक्षा करते हैं कि पार्टियां चुनाव में जाने से पहले ये बताने की कोशिश करेंगी कि वो किन सिद्धांतों के लिए, किन बातों के लिए चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो क्या वादे करती हैं सरकार बनने के बाद। तो मुझे लगता है कि अभी तक हालांकि इस तरह के संयुक्त घोषणा पत्र की बात सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को इस तरह की एक कोशिश करनी चाहिए। ये लोगों में इस संदेश को और मजबूत करेंगे कि दोनों पार्टियां वाकई में कुछ मुद्दों पर दोनों एक साथ और एक मजबूती से अपना विचार रखना चाहती हैं। कहते हैं कि राजनीति में स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, सबसे बड़ा अवसर होता है, और ऐसे किसी भी अवसर को सपा और बसपा मिस नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में 25 सालों के बाद ऐसा हुआ कि दो ध्रुव विरोधी पार्टियां एक हो गईं। इन तमाम इतिहास के बनने के बाद एक नई रिवायत फिर से लिखी जाने वाली है, और रिवायत है साझा मैनिफेस्टो का। दोनों पार्टियां मिलकर के लोकसभा चुनाव के लिए साझा मैनिफेस्टो जारी कर सकती हैं। हालांकि बीएसपी में ऐसा ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मैनिफेस्टो जारी करती रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। गठबंधन के लिए उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब साझा चुनावी रैलियां भी तय हो गई हैं। यूपी में इन तीनों ही पार्टियों के सुप्रीमो 11 साझा रैलियां करेंगे। देखिए कब और कहां ये रैली होनी है। महागठबंधन की साझा मोर्चाबंदी, रैलियों में दिखेगी जुगलबंदी, मंच पर महागठबंधन की त्रिमूर्ति। मोदी से मुकाबले के लिए चुनावी मैदान में जुगलबंदी करने वाली पार्टी सपा बसपा और आरएलडी अब सियासी मंचों पर भी सुर मिलाती दिखाई देगी, क्योंकि महागठबंधन की साझा चुनाव रैली का खाका तैयार हो गया है। एक ही मंच पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह साथ साथ दिखाई देंगे। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक यूपी के अलग अलग हिस्सों में कुल 11 रैलियां होनी है।
पश्चिमी यूपी के देवबंद शहर में 7 अप्रैल को महागठबंधन की पहली साझा रैली होगी, जिसके बाद 13 अप्रैल को बदायूं शहर में दूसरी रैली होगी। 16 अप्रैल को ताजनगरी आगरा में तीसरी साझा रैली होगी। 19 अप्रैल को ये तीनों ही दिग्गज मुलायम सिंह के लिए मैनपुरी में वोट मांगेंगे, ये चौथी साझा रैली होगी। जबकि महागठबंधन की 5वीं रैली 20 अप्रैल को आजम खान के संसदीय क्षेत्र रामपुर में होगी। 20 अप्रैल को ही चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में महागठबंधन की 6ठी रैली होगी। 25 अप्रैल को कन्नौज में 7वीं रैली होगी। 1 मई को फैजाबाद में 8वीं रैली होगी। जबकि 8 मई को खुद अखिलेश के संसदीय क्षेत्र में ये तीनों ही दिग्गज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये महागठबंधन की 9वीं साझा रैली होगी। जबकि योगी के शहर गोरखपुर में 13 मई को 10वीं रैली होगी और 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महागठबंधन की 11वीं रैली होगी। जाहिर है इन रैलियों के जरिए महागठबंधन यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करेगा और जनता को साथ लाने की जुगत। लेकिन रैलियों का असर कितना हुआ, ये चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लंबे इंतजार के बाद अमेठी और रायबरेली के लिए प्रियंका गांधी का दौरा आखिरकार तय हो गया है। कल प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचेंगी, इसके बाद अमेठी और रायबरेली जाएंगी और 29 मार्च को प्रियंका राम की शरण यानी अयोध्या पहुंचेंगी। प्रियंका के दौरे का प्लान चेंज। अमेठी रायबरेली दौरे के बाद प्रियंका पहुंचेंगी फैजाबाद। कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्वांचल की महासचिव प्रियंका राम की शरण में आने वाली है। लेकिन अब ट्रेन से नहीं, प्लेन से प्रियंका बोलेंगी जय श्री राम। लेकिन राम की शरण में पहुंचने से पहले प्रियंका पहले राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगी, उसके बाद रायबरेली का दौरा करेंगी, बाद में अयोध्या पहुंचेंगी और पहले शायद अमेठी और रायबरेली जाएंगी। उसके बाद 29 तारीख को वो अयोध्या जाएंगी और वहाँ पे जो है उनके जो भी कार्यक्रम है उसकी विस्तृत रूपरेखा आपको बता दी जाएगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका चार्टर प्लेन से सबसे पहले लखनऊ पहुंचेंगी, जहां से वो अमेठी के लिए रवाना होंगी। अमेठी में प्रियंका कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को रायबरेली पहुंचेंगी। 28 मार्च को प्रियंका गांधी अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। प्रियंका महासचिव बनने के बाद पहली बार अमेठी और रायबरेली दौरे पर आ रही है। प्रियंका इस दौरान अमेठी और रायबरेली के कई गांवों में जाएंगी, कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगी और इन 2 दिनों में प्रियंका कई जनसभाएं भी कर सकती है। 23 जनवरी को जब प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया, तब खुद राहुल गांधी अमेठी में थे। वहां उन्होंने अमेठी के लोगों से ये वादा किया था कि वो जल्द प्रियंका को अमेठी और रायबरेली भेजेंगे। अब वो वक्त आ गया है और प्रियंका गांधी अपने यूपी के इस दौरे में 2 दिन अमेठी और रायबरेली में रुकेंगी, लोगों से संवाद करेंगी, जनसभाएं करेंगी। दौरे के तीसरे दिन प्रियंका गांधी 29 मार्च को अयोध्या जाएंगी, जहां हनुमानगढ़ी दर्शन के साथ ही संतों से भी मुलाकात करेंगी। 29 तारीख को वो अयोध्या जाने वाली हैं, जहां हनुमानगढ़ी के दर्शन के अलावा संतों से भी उनकी मुलाकात होगी और भव्य रोड शो होगा। प्रियंका का अयोध्या दौरा सुर्खियों में है, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से राम का सहारा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस भी राम की शरण में है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। लखनऊ से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी बीएसपी महागठबंधन में आज निषाद पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी शामिल हो गए हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र की नीतियों पर भी हमला बोला। लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे। लेकिन आज सोचो वो दुनिया में कहां खड़े हैं, तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था।
उधर काशीपुर में आज उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जमकर बवाल काटा। अरविंद पांडे ने कुंडेश्वरी पुलिस चौकी में हंगामा किया। उन पर चौकी इंचार्ज से हाथापाई का भी आरोप लगा है। इंचार्ज ने चौकी के अंदर जाकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। सीओ और कोतवाल के आने पर मामला शांत हुआ। लोकसभा चुनाव के इस संग्राम में हर पार्टी का अलग हथियार है। कोई स्थानीय मुद्दों से जंग जीतना चाहता है तो कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा चुनाव को फतेह करना चाहता है। क्या त्रिवेंद्र मैजिक करेगा कमाल? बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंध मारी। स्थानीय मुद्दा कांग्रेस का हथियार। बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ रही चुनाव। टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो 14 में से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला कड़ा हो गया है, क्योंकि चक्राता, सहसपुर, विकास नगर और उत्तरकाशी की कुछ विधानसभाओं में प्रीतम सिंह की पकड़ मजबूत है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए टिहरी सीट पर बढ़त ले पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी के किले में सेंधमारी कर उसे कोई मौका नहीं देना चाहती। तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। मुद्दों की कमी नहीं है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टे इस देश को जो है तबाह करने का काम किया, इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी इस बार राष्ट्रीय मुद्दे और मोदी त्रिवेंद्र मैजिक के भरोसे चुनाव लड़ रही है। देखिए, हम टिहरी लोकसभा की 14 सीटों में बढ़त बनाएंगे। जनता हमारे साथ है। त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो लोगों की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप किया है, लोगों ने उसको सराहा है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहली बात कि इस लोकसभा सीट पे हो या 5 लोकसभा सीट पे हो, त्रिवेंद्र मैजिक चलने वाला है। और जब त्रिवेंद्र मैजिक चलेगा तो हम सारी की सारी विधानसभाओं में भारी बहुमत से आगे रहने वाले हैं। बहरहाल टिहरी की जंग प्रीतम के आने से रोचक हो गई है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रानी राजलक्ष्मी को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसका कितना फायदा कांग्रेस उठाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। अब चुनाव में मुद्दे शामिल हों या ना हो, लेकिन राजनीति करने के लिए सियासी पैंतरा हर राजनीतिक दल अपना रहा है। भाजपा कांग्रेस में महिलाओं को टिकट देने के लिए छिड़ी सियासी जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। नामांकन के बाद ये साफ हो गया है कि अब प्रत्याशियों में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होने वाला, और यही वजह है कि महिलाओं को टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने टिहरी से महारानी राज्यलक्ष्मी शाह को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं उतारी गई है। कांग्रेस का किसी भी महिला को टिकट नहीं देना बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि महिलाओं के हितों को गाने वाली कांग्रेस ने आखिर महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस कभी भी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देती है। कांग्रेस को लगता है कि हम इसी तरह की गंदी पॉलिटिक्स करते रहें, कम्युनल पॉलिटिक्स करते रहें, जातिवादी राजनीति करते रहें, क्षेत्रवादी राजनीति करते रहें। कांग्रेस इसी झमेले से बाहर नहीं आ पाती और वहां ग्रुप्स बन गए हैं। उन ग्रुप्स में बंटवारे को लेके आपस में खींचतान है, जुतरम पत्रम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो अभी महिलाओं के हक की तो बहुत दूर की बात है, वहां तो उनके कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि महारानी के अलावा किसी आम महिला कार्यकर्ता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। बीजेपी लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। वो किसी नई महिला को क्यों नहीं दिया उन्हें टिकट, अगर वो इतने बड़े महिलाओं के हितैषी हैं तो? भारतीय जनता पार्टी, हमने तो 2009 में भी टिकट दिया था, 2014 में भी टिकट दिया था, 2014 में भी टिकट दिया था। कितनी महिलाओं को टिकट, अभी तक रानी को टिकट दे दिया। किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देते ना, तब हम कहते हैं उनको। महिलाओं को टिकट देने और नहीं देने का कितना फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनावी बेला में दोनों ही सियासी दल राजनीतिक उठापटक में उलझे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के शोर के बीच पौड़ी सीट के अंदर आने वाला गैरसैंण एक बार फिर चर्चाओं में है।
लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की अवधारणा कहा जाने वाला गैरसैंण आखिर क्यों गैर होता जा रहा है? सभी राजनीतिक दल चुनाव में गैरसैंण का राग अलापते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करते ही सब भूल जाते हैं। अब ऐसे में गैरसैंण क्या चाहता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गैरसैंण वो नाम है जो उत्तराखंड राज्य निर्माण का केंद्र रहा है। पहाड़ी राज्य के पीछे अवधारणा थी कि उसकी राजधानी भी पहाड़ में ही बने, ताकि पहाड़ के अनुरूप योजनाएं बने और उसी के हिसाब से विकास भी हो। मगर राज्य बनने के बाद 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और चौथी ही बार लोकसभा चुनाव भी हो रहा है, मगर हर बार गैरसैंण के साथ छल ही हुआ है। उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई हुई थी, उसमें भी गैरसैंण का नाम था। जैसे गैरसैंण का मुद्दा छाया कि सेंटर प्लस गैरसैंण है, यहाँ पर हम उत्तराखंड की राजधानी बनाएंगे। उसके बाद जब हमारा 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तो 2 बार ये सरकारें यहाँ पर आ चुकी हैं। जब जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, तो गैरसैंण की राजनीति गरमाने लगती है। उत्तराखंड अलग बनने के बाद जो है गैरसैंण में सारे राजनीतिक दल गैरसैंण की बात करते हैं, लेकिन ये केवल चुनावों तक सीमित रह जाता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस, बीजेपी की, बसपा का भी समर्थन के साथ में, लेकिन हुआ नहीं इस टाइप का। चुनावी माहौल में इस बार भी सियासी पार्टियां गैरसैंण पहुंच रही हैं और खुद को गैरसैंण और पहाड़ी प्रदेश का हितैषी बता रही है, मगर ऐन वक्त पर गैरसैंण राजधानी के मुद्दे से सभी पार्टियां मुंह फेर लेती हैं। जो उत्तराखंड की सत्ताएं आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की हैं, चाहे वो भाजपा की हैं, उनका राज्य आंदोलन से ही कोई तात्पर्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था उनका, और उनका कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो गैरसैंण के पक्ष में कभी रही नहीं। जहां तक गैरसैंण राजधानी का सवाल है, गैरसैंण राजधानी के लिए जनता आंदोलित है। गैरसैंण में डबल इंजन वाली बीजेपी ने चुनावी जनसभा के साथ प्रचार भी शुरू कर दिया है। अन्य दल भी गैरसैंण के सियासी समंदर में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, मगर गैरसैंण को गैर करने वाली यही सियासी पार्टियां कब राजधानी के रूप में इस पहाड़ी अस्मिता को स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। गैरसैंण से न्यूज़ 18 के लिए प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। गाजीपुर यूपी के 80 संसदीय क्षेत्रों में से एक है और इसकी संसदीय संख्या नंबर है 75 और ये प्रदेश की चंद हाई प्रोफाइल सीटों में से भी एक है। यहाँ से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा सांसद हैं। सियासी लिहाज से ये सीट काफी अहम है। ऐसे में सवाल ये भी है कि गठबंधन के एका के बाद क्या ये सीट इस बार मनोज सिन्हा के कब्जे में रहेगी? आइए इन्हीं सवालों को इस सीट के सियासी समीकरण और इतिहास के बीच ढूंढते हैं और इस रिपोर्ट के बाद मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। पूर्वांचल की राजनीति में गाजीपुर संसदीय सीट को साधने की सियासत सभी पार्टियां करती रही हैं। पूर्व में इस सीट पर 5 बार कांग्रेस तथा भाजपा और 3 बार भाकपा और सपा को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। अस्तित्व में आने के बाद से लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी की रही है। 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के हरप्रसाद सिंह सांसद बने। 1967 और 1971 के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी के सरजू पांडे ने जीत दर्ज की। 1977 में भारतीय लोक दल और 1980 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। 1984 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा किया। 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार जगदीश इस सीट से विजयी हुए। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। 1996 में बीजेपी ने पहली बार यहां पर जीत दर्ज की। 1998 में सपा ने वर्तमान सांसद मनोज सिन्हा को हराकर इस सीट पर कब्जा किया। 1999 में दोबारा बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। 2004 और 2009 में सपा ने सीट पर परचम लहराया। वर्तमान में बीजेपी के मनोज सिन्हा यहां से सांसद हैं। इस बार के चुनाव को लेकर मतदाताओं की राय अलग अलग है। सपा बसपा गठबंधन का असर तो जरूर पड़ेगा, इसलिए कि अब जातिवादी समीकरण बना के लोग चुनाव लड़ेंगे तो भाई अगर सभी लोग मिलेंगे तो इसका तो साइड इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पर्सनल गाजीपुर के लिए देखा जाए तो विकास कार्यों के लिए अभी तो मनोज सिन्हा जी का जो कार्य चल रहा है उसके हिसाब से ठीक चल रहा है और जनता भी इससे कुछ प्रभावित है। छोटी काशी के रूप में विख्यात गाजीपुर देश के सबसे बड़े गांव गहमर की वजह से पूरे भारत में लोकप्रिय है।
यहाँ की सियासी मिट्टी में किसी एक पार्टी की फसल को लहलाई हो, ऐसा नहीं है। 1980 के बाद से पिछड़ी जातियों की बहुलता वाली गाजीपुर संसदीय सीट के चुनाव परिणामों में मुस्लिम वोटरों की भूमिका खास रही है। गाजीपुर जिले की कुल आबादी 36.20 लाख से ज्यादा है। इसमें 79% आबादी सामान्य वर्ग की है, 20% अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ से 89.3% आबादी हिंदुओं की है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 10.2% और 0.5% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इस सीट पर कुल 18,51,857 वोटर्स हैं, जिसमें 55% पुरुष और 45% महिला वोटर हैं। सबसे ज्यादा संख्या दलित वोटरों की तकरीबन 4 लाख है, जबकि यादव 3.5 लाख हैं। इस सीट पर 2 लाख क्षत्रिय और 2 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मनोज सिन्हा को मोदी लहर के बावजूद काफी कम अंतर से जीत मिली थी, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और ही है। बसपा का जो बेमेल गठबंधन हुआ है, जिनकी कोई संधि कभी नहीं होती थी, ये एकदम हिंद महासागर के उस पार जाने वाले हैं और पूर्ण बहुमत से पूर्व फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सिन्हा को 3,06,929 यानी 31.11% वोट मिले थे। वहीं सपा की उम्मीदवार शिवकन्या कुशवाहा को 2,74,477 यानी 27.82% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा ने सपा की प्रत्याशी को 32,452 मतों के अंतर से हराया था। 60 साल के मनोज सिन्हा ने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। वे सामाजिक कार्यकर्ता और किसान हैं। वे गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद उनका नाम राज्य के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में था। मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। गाजीपुर में मोदी सरकार ने विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का काम शुरू कराया है। इस बार गाजीपुर लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सपा बसपा में गठबंधन हो चुका है और दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इस सीट के समीकरण के बदलने की आशंका जताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर होने वाली कांटे की लड़ाई वाली कहानी में सियासी बाजी कौन सी पार्टी मारती है। न्यूज़ 18 के लिए गाजीपुर से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।